हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में गाइस 3 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, चारों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ और सेकंड ब्लॉक की भी फर्स्ट यूनिट करवा दी है। आज मैं आपको इसकी यूनिट 2 करवाऊंगी, द क्लासरूम एज अ डिस्कोर्स स्पेस। इसमें 2 चेक योर प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। आज हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। जो क्लासरूम डिस्कोर्स है उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि क्या क्या डिज़ायर्ड स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको आप अपने क्लासरूम्स में फैसिलिटेट कर सकते हैं फॉर द इंटरेक्शन। जैसे इंटरेक्शन बढ़े और बच्चों में जो लर्निंग प्रोसेस है वो उस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, तो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे 3 मेन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। कौन से 3 इफ़ेक्टिवली फीचर्स हैं यहाँ पे देखिए। वैसे तो जो इसके टाइप्स हैं ना वो और मेनली तो 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है क्योंकि एक आपको डिफरेंस दे रखा है। तो 1 बाय 1 में एक एक आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है एलिसिटेशन टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ ड्राइंग आउट और ब्रिंगिंग फोर्थ इमोशंस, ओपिनियंस, फैक्ट्स एक्सेट्रा। मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप किसी का कोई इमोशन बाहर लेकर आ रहे हैं, ओपिनियंस किसी के बाहर आ रहे हैं, फैक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप बाहर जब किसी इंसान के अंदर से चीज़ों को निकालते हैं ये, तो इसे हम एलिसिटेशन टेक्निक कहते हैं। जैसे कि मानिए कोई ऐसा आपने टॉपिक क्रिएट किया है बच्चे को समझाने के लिए, जिससे उसमें वो और ज़्यादा इंटरेक्ट करने का ट्राई करे। कोई चीज़ उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो उसमें वो अपने थॉट्स रखने का ट्राई करे। यही चीज़ें इस टेक्निक में आती है। इट मेक्स लर्निंग मेमोरेबल एज लर्नर्स कैन लिंक न्यू एंड ओल्ड इन्फॉर्मेशन। ये जो टेक्निक है इससे जो लर्निंग है वो काफ़ी मेमोरेबल बन जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मानिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं टॉपिक क्लासरूम में, उसे जब आप अपनी डे टू डे लाइफ से या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ में हुआ हो उससे जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। मानिए आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर आप कोई चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसा फ़नी सीन हुआ आपके फ्रेंड्स के साथ में या आप लोगों ने कोई मेमोरी क्रिएट करी, तो वो मेमोरी हमेशा आपको ध्यान में रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप पहले की चीज़ों से भी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जो आपने पढ़ा हो या चीज़ें देखी हो, और जो करंट में है टॉपिक, दोनों को रिलेट करके आप इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड इट कैन हेल्प प्रोड्यूस अ डायनामिक एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी मतलब कि जब आप पढ़ते वक्त काफ़ी आप एनर्जेटिक फील करें, बहुत ही एक्टिव केस होते हैं। तो इससे जो इंटरेक्शन होता है, जो लर्निंग होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें काफ़ी एक्टिवनेस देखने को मिलती है इस टेक्निक के थ्रू। इसमें वजह सिंपल सी है कि जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है और आप और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं। टिपिकली क्लासरूम डिस्कोर्स इज डोमिनेटेड बाय द क्वेश्चंस एंड आंसर रूटीन। जो क्लासरूम डिस्कोर्स होता है उसमें मेनली जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स रूटीन होते हैं। सपोज टीचर ने आपको कोई टॉपिक समझा दिया, उसके बाद में उसमें क्वेश्चंस और आंसर्स का डिस्कशन होता है। टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उनको आंसर दे दिया, या फिर आपने जो टॉपिक सुने, जो पेजेस पढ़े, उनमें आपके कुछ क्वेश्चन आए तो आपने टीचर से एज अ डाउट उनको क्लियर कर लिया। तो जो क्वेश्चन आंसर्स का जो रूटीन होता है, इससे क्लासरूम डिस्कोर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होता है। मैनी ऑफ द क्वेश्चन टाइप selected and used by the language teachers are of the closed variety and produce only short response for the students। अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर्स अपने माइंड में रख के चलते हैं जब उनको कोई टॉपिक समझाना होता है, और वो बच्चे को क्वेश्चन देते हैं और उनको होप होती है कि इसका शॉर्ट में उनको एक रिस्पॉन्स मिले डेफिनेटली। आर क्वेश्चन इन द क्लासरूम नीड टू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स विच आर कम्युनिकेटिव। तो जो क्वेश्चंस होते हैं क्लासरूम में वो बेसिकली यही चीज़ को, इसी एबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं कि आप रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे से दे पाएँ, थोड़ा क्लास में एक्टिव होके बैठें और चीज़ों को समझ पाएँ। इससे एक क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है डिस्प्ले क्वेश्चंस। डिस्प्ले क्वेश्चंस का मतलब हो गया, अ क्वेश्चन इज़ वन, डिस्प्ले क्वेश्चन इज़ वन टू विच द टीचर ऑलरेडी नोज द आंसर। इन मोस्ट केसेस द लर्नर्स टू नो द टीचर्स नो द आंसर बट शी आंसर इज़ टू सेटिस्फाई द टीचर्स। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है। डिस्प्ले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑलरेडी टीचर को आंसर पता होता है और स्टूडेंट्स को भी ये बात पता होती है कि उनको आंसर पता है, लेकिन फिर भी वो आंसर देते हैं कि टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये
छोटा सा ओरल टेस्ट हो सकता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएँ। सपोज़ या तो आपको कोई हिस्ट्री का टॉपिक या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाए, जिससे रिलेटेड आपको पहले से ही क्वेश्चंस का आइडिया और उनके बारे में आप चीज़ों को अपने आप दे सकते हैं। तो डिस्प्ले क्वेश्चंस में यही होता है। यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न, इज दिस अ चेयर और अ टेबल। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी आपको पता है कि टीचर को आंसर पता है, लेकिन बस वो आपसे सुनना चाहते हैं उस टाइम पर। सो डिस्प्ले क्वेश्चंस डू नॉट नॉर्मली जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। जो डिस्प्ले क्वेश्चंस होते हैं उनसे कुछ खास नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट टेक्निक थी, इसमें आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं, ऐसे डिस्प्ले क्वेश्चंस में चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं। जो भी मेन आपके पास में चीज़ें होती हैं उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं। दे डिमांड लिटिल थिंकिंग। और जो डिस्प्ले क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत कम सोचना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, इज दिस अ चेयर और टेबल। अगर आपको पता है कि चेयर किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आंसर आपको ऑलमोस्ट पता ही होता है, सबको ही उसका पता होता है कि आंसर क्या देना है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्ले क्वेश्चंस। अब ये जो है डिस्प्ले क्वेश्चंस, ये पैडागोजी गोल जो है, पैडागोजी का मतलब होता है जो टीचिंग से रिलेटेड गोल्स होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल पर्पस होता है इनका। क्लासरूम मैनेजमेंट पर्पसेस डिस्प्ले क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड। अब जो क्लासरूम्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस की पहले ही लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ उनसे रिलेटेड उनको ये क्वेश्चन पूछना ही है। मैं एग्जांपल देती हूँ साइंस से। जैसे मानिए आप कार्बन चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको जब चैप्टर स्टार्ट करना होता है ना, तभी आपसे पूछ लिया जाता है। 10th क्लास में ये टॉपिक है कि आप कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए। तो ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। टीचर को आंसर पता है लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे इस चीज़ के आंसर को जानते होते हैं। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस आपकी जो एक्यूरेसी है और जो आपका एग्जिस्टेंस है माइंड का, वो चीज़ चेक करी जाती है, तो उसे हम डिस्प्ले क्वेश्चंस कहते हैं। डिस्प्ले क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट आता है रेफरेंशियल क्वेश्चंस। रेफरेंशियल क्वेश्चंस और जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक रियल आंसर की डिमांड करते हैं। दे ऑफन रिक्वायर थ्रू थॉट्स एंड एफर्ट्स। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़े से एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सच अ क्वेश्चन में आस्क द स्टूडेंट्स टू इन्फर अ मीनिंग, टू इवेलुएट अ स्टेटमेंट और अ सेपरेट फैक्ट फ्रॉम द फिक्शंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे कि हाउ इज स्विमिंग मोर और लेस सेटिस्फाइंग एक्सरसाइज देन जॉगिंग। तो यहाँ पे क्या है, आपको सोच के आंसर देना पड़ेगा कि जो एक्सरसाइज होती है जैसे जॉगिंग वगैरह आप करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपको स्विमिंग को लेना पड़ेगा। तो दोनों, पहले तो आपको एक्टिविटीज़ को सेपरेट पहचानना पड़ेगा, क्या कौन सी एक्टिविटी में क्या होता है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीज़न देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी रियल और मीनिंगफुल आंसर की डिमांड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेफरेंशियल क्वेश्चंस। इसके बाद में दीज क्वेश्चन सीक रियल आंसर्स। अब इनमें बहुत रियल आंसर्स की ज़रूरत होती है और ये एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोनों में से कौन सी बेस्ट है या कौन सी वाले का आपको नेगेटिव साइड है, तो आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ऑफन जनरेट्स न्यू थिंकिंग एंड कैन इलेक्ट इंडिविजुअल्स आंसर। और इसके अलावा नई थिंकिंग को भी जनरेट करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, कोई आप सोशल इशू उठाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उससे क्या है, आप ना नई चीज़ों को सोचने के लिए कैपेबल हो पाते हैं कि हाँ क्वेश्चन तो ठीक था, तो ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं रेफरेंशियल क्वेश्चंस। अब देखिए वैसे अभी मैंने आपको 3 पार्ट्स करवाए हैं, फर्स्ट करवाया, सेकंड करवाया एंड थर्ड करवाया। अब जो फोर्थ पार्ट है ना, वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, डिस्प्ले क्वेश्चंस वर्सेस रेफरेंशियल क्वेश्चंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नेचुरल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और रियल आंसर्स की डिमांड होती है। वहीं जो आपके पास में डिस्प्ले क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट में होते हैं, जिसके आंसर्स टीचर्स को ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन बस आपसे आपकी जो एक्टिवनेस है कि आप कितना सुन रहे हैं, चीज़ों को कितना कैच कर पा रहे हैं, सिर्फ वो जानने के लिए आपसे क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। Are seeing as being functionally different from the referential questions where the question is not known in advance। जो referential questions होते हैं इनको आपको एडवांस में इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ता ही होगा। आप पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन पुट हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आपने क्वेश्चन पुट कर दिया, उसे हम रेफरेंशियल क्वेश्चंस कहते हैं। और जिस क्वेश्चन का आपको ऑलरेडी आइडिया हो उसे हम डिस्प्ले क्वेश्चन कहते हैं। डिस्प्ले क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, सिंपल रिस्पॉन्स उनका होता है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस से ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स नहीं होता। जबकि जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं इनमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ सेकेंड्स आपको लगते हैं, और प्लीज़ लाइक किया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। नाउ गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्लोज क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड फैक्चुअल क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन के टाइप को बहुत ध्यान से समझिएगा। चेक योर प्रोग्रेस में इसका क्वेश्चन आपको गिवन है। क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें एक सिंगल और करेक्ट आंसर होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इज मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात। जो मुंबई है ना वो महाराष्ट्र की कैपिटल है या गुजरात की, तो इसमें आपको एक सिंगल और करेक्ट आंसर देना है। यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगे, तो ऑब्वियसली मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो आप आंसर क्या लिख देंगे, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको आंसर्स देने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें आपका ओपिनियन मांगा जाता है और जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑल बैंक्स इन द सिटी प्रोवाइड द सेम क्वालिटी सर्विस। जितने भी बैंक्स होते हैं सिटी में, उन सब की जो सर्विस होती है या जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, वो क्वालिटी सर्विस उनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इस चीज़ पे आपको डिस्कस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स इंक्लूड हो सकते हैं, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, सिटी, स्टेट, कंट्री, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें आप कौन से बैंक की रेफरेंस देंगे, यहाँ पे कितने वैरायटी के बैंक्स आपने विजिट करे, उसमें कौन से बैंक में क्या क्वालिटी आपने देखी, क्या उसमें क्या कॉमन चीज़ें थी, तो ये पॉइंट्स को आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको दे रखा है, व्हेन इट इज़ बेटर टू ट्रेवल बाय रेल और रोड देन बाय द एयर। अब ये पूछा गया है कि जब कौन सा ऐसा टाइम है या क्यों आप जो रेल या रोड से जो ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंस बता देने हैं, आपको इसके बेनिफिट्स भी बताते रहने हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हो सकती है, दोनों में से कौन सा बेस्ट और क्यों बेस्ट है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। नाउ आता है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन नाम से रिलेट हो रहेगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब जिसमें कुछ फैक्ट्स की डिमांड आपको होती है। दिस क्वेश्चंस हेल्प डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स नो मोर सम रिक्वायर्ड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, उसी बाद में आप इन क्वेश्चंस को दे सकते हैं। जैसे जो क्लोज क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रिंसिपल्स बेसिक्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। दे मे नॉट नॉर्मली कॉल फॉर रिफ्लेक्शंस ऑन इवेंट्स, एटीट्यूड्स और बिलीफ। यहाँ पे एग्जांपल है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आपसे पूछा गया, इसकी नॉलेज आपको होगी, पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही तो आप इसके प्रेसिडेंट का बता सकते हैं ना। हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले जब आप इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फैक्चुअल पॉइंट्स को आप रिलेट करेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए क्वेश्चंस के, क्लोज क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस गाइज अच्छे से समझिएगा। इसका आपको चेक योर प्रोग्रेस दे रखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ डिस्प्ले क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। जो डिस्प्ले क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल का मतलब क्या हो गया, जो कि शॉर्ट में आंसर आपको दे दिया। इसके अलावा क्लोज क्वेश्चन में भी आपको 1 वर्ड या सिंगल करेक्ट आंसर देना था। तो डिस्प्ले क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल या फिर आपके पास में जो फर्स्ट है क्लोज क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो रेफरेंस क्वेश्चन होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। क्योंकि देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाज प्रपोज्ड बाय द। देखिए यहाँ पे आपको ना 6 टाइप के और क्वेश्चंस दे रखे हैं जो अभी हमने पढ़े। यहाँ पे ये टाइप्स पढ़े, ये वाले पढ़े, इसके अलावा भी आपको 6 टाइप के क्वेश्चंस और दे रखे हैं। फर्स्ट है नॉलेज क्वेश्चंस। नॉलेज क्वेश्चंस को क्यों पूछा जाता है, ये एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो आपको बुक में दे रखी है, कोई सोर्स ऑफ नॉलेज आपके पास में है तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इसलिए आपसे नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल है, वेयर इज द गिर फॉरेस्ट। जो गिर फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है। तो इससे क्या है, आप जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये फॉरेस्ट कहाँ पे है। और अगर आप और ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो ऑब्वियसली आप गिर फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ सर्च करेंगे, कहाँ है, किस चीज़ के लिए फेमस है, और जहाँ पे भी है उसका कैपिटल है तो कौन सी जगह है, उससे रिलेटेड आप ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नॉलेज क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन का बेसिक मतलब जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग से होता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया जाए, पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और आपको उसमें से आंसर्स पिक करने होते हैं। तो ये चीज़ तभी होता है जब आपको कॉम्प्रीहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन, वो पैराग्राफ कितने अच्छे से समझ में आया, ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन क्वेश्चंस। अब इसमें भी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हाउ डज़ योगा हेल्प बिल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो योगा है ना वो कॉन्सेंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए कैसे यूज़फुल है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपने योगा के बेनिफिट्स पढ़ लिए, योगा क्या होता है ये सब पढ़ लिया, तो इसमें जो कंसंट्रेशन है उसको बिल्ड करने में योगा कैसे हेल्प करता है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एनालिसिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको एक कोई भी पार्ट है, सिचुएशन है, उसको देखना पड़ता है और उस अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। व्हाट वेज इज सोलर हीटर बेटर और रोज देन इलेक्ट्रिक हीटर। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक दे रखा है सोलर हीटर एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक हीटर। तो आपको दोनों में ना कंपेरिजन करना है, पूछा गया है कि कौन सा उसमें से ज़्यादा बढ़िया है। नाउ गाइज नेक्स्ट इसमें चीज़ आपको जो दे रखी है वो है सिंथेसाइजेस क्वेश्चन। सिंथेसाइजेस क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, विच आस्क द क्वेश्चंस टू कंबाइन देयर स्किल्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। सिंथेसाइज क्वेश्चन का मतलब है कि जहाँ पे आपकी जो स्किल्स है ना उनको कंबाइन करके एक नए आइडिया को जनरेट किया जाता है, उसे हम सिंथेसाइज क्वेश्चन कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नई टाइप के डिस्कवरीज, इन्वेंशंस भी हो सकते हैं, जैसे व्हाट कैन वी डू टू मेक रॉड सेफ फॉर यूजुअली चैलेंज पीपल। अब देखिए ये एक सोशल इशू भी हो सकता है कि आप क्या पॉइंट्स को उठा सकते हैं। सिंथेसाइज क्वेश्चन में आप एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे ना आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या कोविड से हम अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को, अपने एरिया को या अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तो ये क्या है, सिंथेसाइज क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी जो स्किल्स होती हैं उनको क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यू आइडियाज़। सिंथेसाइज क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, तो विच आस्क पीपल टू मेक जजमेंट। ये लोगों के पास में जजमेंट के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर लार्ज डैम्स बेस्ट आंसर्स टू वाटर एंड पावर शॉर्टेज। जो भी वाटर और पावर शॉर्टेज हो रही है उसके लिए क्या जो बड़े बड़े डैम्स बना दिए जाएँ, क्या वो बेस्ट आंसर है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, तो क्या ऑलमोस्ट हर एक एरिया से कुछ कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को काट देना, क्या ये एक अच्छा वे है या ये एक अच्छा तरीका है। तो ऐसे जो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। मतलब कि उन क्वेश्चंस में आपसे कहीं ना कहीं आपकी राय पूछी जाएगी, जजमेंट मांगा जाएगा कि हाँ ये चीज़ के लिए ये कितना % इफेक्टिव है और कितना % इफेक्टिव नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आप करते हैं गाइस चेक योर प्रोग्रेस 3। यहाँ पे आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसमें ना आपको दो दो एग्जांपल देने हैं, जैसे डिस्प्ले क्वेश्चन जिसमें आपके पास में शॉर्ट आंसर्स होते हैं, सिंगल आंसर होते हैं। रेफरेंशियल क्वेश्चंस का मतलब जिसमें आपके पास में एक्सप्लेनेशन मांगी होती है। क्लोज एंडेड में भी सिंगल और शॉर्ट आंसर होते हैं। ओपन एंडेड में एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। तो आपको ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है इनके एक एक या दो दो एग्जाम्पल देने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। आंसर आपको इसका पेज नंबर 109 पे मिलेगा। ये देखिए ये है पेज नंबर 109, जहाँ पे क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। और इसके अलावा चैप्टर के बैक में आपको 127 पेज पे भी इसका आंसर दे रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। चाहें तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि मानिए जिसके पास में बुक नहीं है तो वो एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट तो कर पाए। देखिए ये रहा आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन। तो डिस्प्ले क्वेश्चन में आपके पास में 2 क्वेश्चन है, रेफरेंशियल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर ओपन एंडेड में भी 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ डिड बेंजामिन ब्लूम क्लासीफाई क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चंस को इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था आपको विद एग्जाम्पल देना है। पेज नंबर 109 और 10 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने ना टोटल 6 टाइप और क्वेश्चंस के दिए थे, आप ये 6 के 6 टाइप आपको यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट है नॉलेज क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझा दिए हैं, सेकेंड है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, थर्ड है एप्लीकेशन क्वेश्चन, फोर्थ वन इज एनालिसिस क्वेश्चन या एनालाइसिस क्वेश्चन। देखिए प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था इस चीज़ के लिए, बट जितना मुझे लगता है उसकी प्रोनाउंसिएशन यही होती है, बट अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, मैं आगे ध्यान रखूंगी। बाकी आप भी एक बार प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे सिंथेसाइजेस क्वेश्चन, नंबर 6 इज इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। तो ये 6 टाइप आपको क्वेश्चन के दे रखे हैं, विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना है आपको, और एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ईजी वे में दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया है।
इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वांट टू प्रमोट थिंकिंग इन आवर क्लासरूम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड वी आस्क। अगर हमें अपनी क्लासरूम में थिंकिंग को प्रमोट करना है तो किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पुट करना चाहिए। अगेन इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 127 पर। सो चलते हैं पेज नंबर 127 पे। वेट अ मिनट, देखिए ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रमोट थिंकिंग इन द क्लासरूम वी नीड टू आस्क। अगर हमें हमारी क्लासरूम में जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, इंटीग्रेशन है, या फिर जो बच्चों का इंटरेक्शन होता है उसको अगर बढ़ाना है तो हमें रेफरेशनल क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। रेफरेशनल क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही जेन्युइन और रियल आंसर्स की डिमांड करते हैं, प्लस इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की भी डिमांड होती है। जितना चीज़ों को आप सोच पाएंगे, जितना चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे, जितने पॉइंट्स आप एक पर्टिकुलर पॉइंट या ऑब्जेक्ट पे देंगे तो उससे आपकी जो थॉट है वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाते हैं। अब आपने थॉट्स दिए, कुछ आपके फ्रेंड्स ने या और क्लासमेट्स ने दिए, तो उससे आप कंबाइन करके काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। विच आर जेन्युइन क्वेश्चंस एंड डिमांड थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। तो जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, रियल आंसर्स की डिमांड होती है और इसमें काफ़ी सोच की भी डिमांड होती है कि आपको सोच समझ के आंसर्स को देना पड़ता है। मोर ओवर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा रेफरेंशियल के अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी प्रमोट करते हैं थिंकिंग को। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद में गाइस देखिए ये हो गया आपका चेक योर प्रोग्रेस 3, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन है और तीनों ही आपको करवा दिए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे यूजिंग क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली इन द क्लासरूम। थैंक यू सो मच।